बोरोन एंड कार्बन फैमिली, वो देखिए जो एस ब्लॉक कंपाउंड्स हैं उसके जो पढ़ने का तरीका है वो मेनली ये है कि उसमें जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी जो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, आयनाइजेशन एनर्जी है, डेंसिटी है, मतलब उनके कार्बोनेट की प्रॉपर्टी, इन सब पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल के कंपाउंड्स जो हैं उन पर ये क्वेश्चंस बहुत कम हैं। अगर 100 क्वेश्चन बनते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली एल्कलाइन मेटल एस ब्लॉक कंपाउंड्स पे, तो 100 में से 95 क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे बनते हैं। 5 क्वेश्चन उनके कंपाउंड जैसे कि NaCl, Na2CO3, NHCO3 उनकी प्रिपरेशन रिएक्शन पे बनते हैं। अब आगे से खेल बदलेगा, आगे से जो इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हैं उन पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 में से 10 क्वेश्चन उन पे हैं और बाकी 90 क्वेश्चन उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए बोरॉन फैमिली पहले हम पढ़ेंगे। बोरॉन फैमिली पीरियड और यहाँ पर आपका ग्रुप, तो ग्रुप आपका 3rd A है, पीरियड आपका ये 2, 3, 4, 5, 6, इंडियम और थैलियम, ये एलिमेंट्स इसमें लाई करते हैं। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो लिखिए, पहला लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 होती, क्यों +3 ही होती है, हमें इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस अब नहीं डालेंगे जैसा एल्कली एल्कलाइड में डाला था, है ना। तो इसमें लिखिए इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स आर, इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इज +3, इज +3 फुल स्टॉप, +3 फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया जा चुका है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम Tl, थैलियम शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, थैलियम शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चंस हैं वे सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले उसमें ही घूमेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद O2, सेकंड वो देखिए रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद O2। तो यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स ऑफ M प्लस आपका O2, ये आपके बनाते हैं 2 टाइम्स ऑफ M2O3। एग्जाम्पल 4 टाइम्स ऑफ Al प्लस 3 आएगा ना यहाँ पे, 3 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Al2O3, ये आपके बनाते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए ऑल एलिमेंट्स गिव दिस रिएक्शन, ऑल एलिमेंट्स गिव दिस रिएक्शन। गिव दिस रिएक्शन give this reaction. नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखिए द रिएक्शन ऑफ O2 with Al, द रिएक्शन ऑफ O2 with Al is known as thermite reaction, is known as thermite reaction, is known as thermite reaction, comma, which is highly exothermic in nature, which is highly exothermic in nature, which is highly exothermic in nature।
इसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, इसी के अंदर आगे लिखिए यूज ऑफ थर्माइट रिएक्शन, यूज ऑफ थर्माइट रिएक्शन। तो इसमें लिखेंगे पहला फॉर एल्यूमिनो थर्माइट वेल्डिंग, फॉर एल्यूमिनो थर्माइट वेल्डिंग, एल्यूमिनो थर्माइट वेल्डिंग। देखिए दो मेटल के पार्ट को जब हम जोड़ते हैं तो उसे वेल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। मेटल वेल्ड हो सकती हैं क्योंकि मेटल के दो टुकड़ों को जब हीट करते हैं तो और हीट होने पर वे मेल्ट हो जाती हैं और फिर जब वे वापस से क्रिस्टलाइज होती हैं तो एक अपना बिल्कुल वापस से अपना जो क्रिस्टल था उसको फॉर्म कर सकती हैं। तो दो मेटल के टुकड़े ऐसे जुड़ जाते हैं, है ना। पॉलीमर नहीं जुड़ सकते क्योंकि पॉलीमर ऐसे क्रिस्टल कंपाउंड नहीं है, क्रिस्टलाइन नहीं है। तो पॉलीमर के जब भी हम रहते हैं, पॉलीमर जैसे बाल्टी टूट जाती है प्लास्टिक की, आप कई बार क्या किया होगा, आपने किया होगा कि कोई उसको ऐसे गर्म करके ऐसे चिपकाने की कोशिश की है, वो लगता तो है चिपक गया लेकिन वो चिपकता नहीं, वो बड़ा जोड़ मजबूत हल्का सा रहता है, तुरंत फिर टूट जाता है। क्योंकि तो पॉलीमर के ऐसा आप मानिए ना, पॉलीमर की लंबी सी चैन थी, है ना, वापस से पॉलीमर की उस चैन ऐसे क्रिएट नहीं हो पाती और वो क्रिस्टलाइन तो है नहीं कि अपना क्रिस्टल फॉर्म कर ले वहाँ पे। तो इसलिए जो भी पॉलीमर टाइप की चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक वगैरह, वे नहीं जुड़ पाती, मेटल जुड़ जाती है। अगर आपके पास आपको वेल्डिंग करनी है तो आपने वेल्डिंग होती हुई देखी होगी। एक तो बिजली का एक छोटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है ना, जो 220 वोल्ट है, उस पर हाई टर्न है और कम वाले के साइड में 2-3 टर्न है। तो 2-3 टर्न होने से वो 0.1 0.2 मतलब 1 वोल्ट ज़्यादा बनाता है, बहुत ज़्यादा करंट बनाता है। तो एक को तो मेटल के साथ लगा दें, दूसरा ऐसे स्पार्क करते हैं, स्पार्क करने से वो रोड पिघलती है और वहाँ पे वेल्ड हो जाती है। एक गैस वेल्डिंग होती है, ये इलेक्ट्रिक टॉर्च आप लेते हैं, मतलब गैस टॉर्च, उससे गर्म करते रहते हैं, एक रोड आप पिघलाते जाते हैं, ये होती है। कैसी टॉर्च? फ्लेम टॉर्च। ये टॉर्च नहीं रोशनी वाली टॉर्च, फ्लेम टॉर्च भाई, जिसमें कि आग निकलती है, उसे भी तो टॉर्च ही बोलते हैं, गैस टॉर्च बोलते हैं उसको, वो लेते हैं। अब इन दोनों में क्या चीज़ है कि मान लो आपको लोहे की बहुत 2 बड़ी शीट वेल्ड करनी हो, मान लो इतनी मोटी 2 शीट हैं, ठीक है, 2-2 इंच मोटी 2 शीट हैं, उन्हें आपको जोड़ना है। अगर आप वेल्डिंग करने लगो तो वो तो ऊपर का किनारा वेल्ड होगा, नीचे वाला होगा, बीच का सेक्शन का क्या होएगा? बीच के सेक्शन तक वेल्डिंग कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंचने की, है ना। जब आप उन्हें सटा के लगाओगे, आप ऐसे वेल्डिंग चलाओगे, मान लो ये 2 फिंगर्स ऐसे हैं, यहाँ पे वेल्डिंग चल रही है, तो ऊपर ऊपर ही तो वेल्ड हो रहा है, बीच के इस किनारे में जोड़ में है नहीं हुआ ना। हाँ, जैसे कहाँ समस्या आ सकती है ऐसी, जैसे कि जो शिप बनते हैं, शिप किसके बनते हैं? स्टील के बनते हैं ना, शिप। हाँ, लोहा तो एक बहुत जनरल टर्म है, लोहे की है ये, लोहे की 3 वे सिखाई थी ना। हाँ, तो क्या क्या थी 3 वे, क्या थी लोहे की फॉर्म? पिग आयरन, है ना। हाँ, एक थी आपकी कास्ट आयरन, एक थी स्टील, एक थी रोट आयरन। किसमें कब सबसे कम कार्बन था? हाँ, जैसे जैसे आप हायर वर्ड की तरफ बढ़ते हो, सी से एस से डब्ल्यू, तो कार्बन की परसेंटेज कम होती चली जाती है। तो कास्ट आयरन, स्टील और रोट आयरन। यूजली हम जो चीज़ यूज करते हैं, मान लो आपको दरवाजे का फ्रेम बनवाना है, लोहे का गेट बनवाना है, वो स्टील का बना होता है, वो होता है स्टील सबसे ज़्यादा यूजेबल है, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा वो हार्ड है। रोट आयरन सॉफ्ट होता है, रोट आयरन आप लोहे का सरिया ऐसे मोड़ सकते हो, स्टील नहीं मोड़ने का। कास्ट आयरन या तो मुड़ेगा नहीं या टूट जाएगा, है ना। कास्ट आयरन को यूजली जनरल टर्म में डेग चून बोल देते हैं, लेकिन वो डेग चून है, डेग चून के तो डेग चून का है, लेकिन वो कास्ट आयरन है, थोड़ा बिटल सा लगता है वो, है ना। तो अगर आपको 2 स्टील की शीट जोड़नी है 2 इंच मोटी, तो आप सिंपल वेल्डिंग से नहीं जोड़ पाओगे। अगर आपको लोहे की 2 पटरियां जोड़नी हैं तो आप उन्हें नॉर्मल वेल्डिंग से नहीं जोड़ पाओगे। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर ये करते हैं इस तरीके से एक क्रूसिबल होता है। क्रूसिबल मतलब जो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, एक क्रूसिबल होता है ना। इसमें क्या भरा रहता है? इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का पाउडर भरा रहता है। इसमें भरा रहता है ये
थर्माइट मिक्सचर, थर्माइट मिक्सचर क्या होता है? थर्माइट मिक्सचर Fe2O3 रेशो Al पाउडर 3:1 बाय वेट, है ना, 3:1 बाय वेट में भरा रहता है। होता क्या है कि एल्युमिनियम की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत स्ट्रांग है। डायरेक्ट उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो बढ़िया, अगर किसी ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्साइड से भी ऑक्सीजन निकाल लेता है। ये कहाँ लिए जा रहा है ना, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है। तो यहाँ पर होता क्या है, आपने यहाँ पर इसको मान लो, आपने यहाँ पर लोहे की 2 पटरियाँ हैं, ये लोहे की 2 पटरियों का ये सेक्शन है ना, थोड़ा और आगे, ये लोहे की 2 पटरियों का सेक्शन है, ये इनके बीच में पिघला हुआ लोहा ही भर देते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है 4 टाइम्स ऑफ Al प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3, आयरन ऑक्साइड का ये रिएक्शन होकर 4 टाइम्स ऑफ Fe लिक्विड ये बनता है, और प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ Al2O3 प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है उसकी वजह से लोहा पिघला रहता है, पिघला हुआ लोहा इनके बीच में भरता है और वो इनको वेल्ड कर देता है। ठीक है, तो पूरा क्रॉस सेक्शन वेल्ड हो गया ना, तो पूरा क्रॉस सेक्शन आपका वेल्ड हो जाता है। इसे बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं वो ऐसे ही जुड़ती हैं। कोई ऐसी चीज डाल के सुखाने से कुछ नहीं होगा क्या, कि मोल्टन आयरन डाल दो बस कहीं से वो सूख नहीं? तो मोल्टन आयरन कहाँ से लेके आओगे? मोल्टन आयरन के लिए आप लोहे को उसी ऑन द स्पॉट उस जगह पिघलाओगे, लोहे को पिघलाओगे। लोहे को पिघलाने के तुम्हें फर्नेस चाहिए, यहाँ पे तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, यहाँ पे तुम्हें बस खाली क्रूसिबल चाहिए। क्रूसिबल मतलब जो हाई टेम्परेचर स्टैंड कर सकता है। आपने पाउडर भरा, आपने इसे स्टार्ट किया बत्ती से, है ना, आपने इसे एक बार स्टार्ट किया, उसके बाद तो अपने आप ही चल रहा ना, अपने आप चल रहा। तो इससे बढ़िया क्या है, तुम्हें बस झोले में लेके जो है दोनों पाउडर लेके जाने हैं। तुम्हें ये नहीं कि वहाँ पे बच्चे जो है एलपीजी का सिलेंडर लगा कर गर्म कर रहे हैं। एनर्जी का तो खुद ही एनर्जी है ना इसके पास, तो खुद ही एनर्जी, तो उससे बढ़िया क्या है। लिखिए, तो सर सबसे हाई एफिनिटी होती है एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के लिए? सबसे केमिस्ट्री में ऐसे शब्द नहीं बोलते, सबसे और सबसे ज़्यादा सबसे कम। हाई होती है क्या? हाँ है। सबसे पता नहीं किस में 118 में किसकी निकल आए। स्पेस में दो मेटल जो है अपने आप ही जुड़ जाती हैं स्पेस के अंदर। देखो, मान लो ये स्टेनलेस स्टील की बोतल है, तो क्या इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्टेनलेस, उसके सरफेस केवल मतलब ऐसी, मान लो ये स्टेनलेस स्टील ना मान के ऐसे स्टील मान लो, केवल आयरन, तो क्या इसका सरफेस पे केवल आयरन के एटम है? हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गई होगी, है ना। अगर इस रूम में मैं वैक्यूम पैदा कर दूं तो क्या वो वहीं पे एडजॉर्ब रहेगी या डिजॉर्प्शन हो जाएगा? प्रेशर तो जीरो ही हो गया भैया, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। थोड़ी देर में जो भी गैस इसके सरफेस पे एडजॉर्ब है सब खत्म हो जाएगी। अब ये जो है, मान लो अब ये है स्टील के मेटल, है ना, ये दो स्टील के थे जिस पर डिजॉर्प्शन हो गया। अब ये स्पेस में गई, स्पेस में तो जीरो वैक्यूम ही था। अब ये दो मेटल पार्ट बिल्कुल कांटेक्ट में है,
तो दोनों के एटम जो है बिल्कुल कांटेक्ट में आ गए, उनके बीच में अब कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ नहीं है, फ्यूज हो जाएंगे, वेल्ड हो गया, वेल्ड हो गया ये। अगर स्पेस ये यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर आप लोहे के टुकड़ों को ऐसा दबा के भी रख दो, कितना दबा लोगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एटम तो इतनी छोटी छोटी कैविटी में घुसे हुए नहीं होंगे। तो मतलब इन दो लेयर के बीच में हजारों लाखों करोड़ों ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एटम होंगे जो इसे जुड़ने नहीं देंगे। ठीक, स्पेस में लेके गए तुम इसे, वहाँ पे डिजॉर्प्शन हो जाएगा, अब इसमें बीच में कुछ नहीं है। अब ये अगर तुमने ऐसे पकड़े तो ये वेल्ड हो जाएंगे, वहीं जुड़ गए, खत्म। साइंटिस्ट को जब पहली बार पता चला, जब उन्होंने कुछ कुछ सैटेलाइट वगैरह भेजी, सैटेलाइट जो होती पैक होकर रहती है, फिर वहाँ जाके ऐसा खुलती है, ओरिगामी होती है, ओरिगामी टाइप के स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वहाँ जाकर उसके पैनल खुल रहे हैं, फलाना खुल रहे हैं, तो जॉइंट वॉइंट जो हम ऐसे घूम रहे हैं, खुलना पड़ेगा उन्होंने ऐसे। अब वहाँ पर जाते स्पेस में वो घूम ही ना, वो मोटर खूब जोर लगा रही है, वो घूम ही नहीं रहा वो, तो उन्हें समझ में नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि ऐसे हो क्या रहा है, यहाँ पे 100 बार 50 बार हज़ारों बार इसको ट्राई किया है, तब कभी फेल नहीं हो रहा, वहाँ पर जाते क्यों स्पेस हो रहा है। तब पता चला कि कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है वहाँ पे। कोल्ड वेल्डिंग मतलब जब स्पेस में कुछ नहीं होता तो दो मेटल के वे जो है फ्यूज हो जाते हैं। जैसे दो प्लास्टिक हैं, ये स्टील के बने हों और स्पेस में ले जाकर अगर तुमने ऐसे कस दिए तो वेल्ड ही होंगे, अब ये खत्म, वेल्डिंग हो गई। क्योंकि ये तो एटम एटम के बीच में तो अट्रैक्शन है ना, उनके बीच में कुछ है तो है नहीं, जुड़ गए आपस में, नया क्रिस्टलाइज अपने आप बना लिया। हाई टेम्परेचर की क्या ज़रूरत है, अपने आप क्रिस्टल बना लिया इन्होंने अपने आप नॉर्मली, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, फॉर मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फॉर मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ पे उसका हार्ट इतना प्रेशर कर रहा है कि वो फट जाएगा, मतलब ब्लड आर्टरीज फट जाएंगी, और वहाँ पे टेम्परेचर तो लगभग 0 केल्विन है ना, तुरंत वो बन जाएगा, तुरंत ककड़ी बन जाएगा वो सूख के। 0 केल्विन में एक साथ पहुँच गए ना तो तुरंत ऐसे जम जाओगे, फटोगे भी और जमोगे भी, ये होगा। फट तो इसलिए क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो 1 एटीएम का प्रेशर बना रहा है, वहाँ पे तो 0 है, ये होगा। फॉर मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू ही, तो लिखिए फॉर मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो लिखिए 8Al प्लस लिखिए 8Al प्लस 3Mn3O4 gives Mn3O4 gives 4 times of Al2O3 plus 9Mn। नेक्स्ट लिखिए 2 times of Al plus Cr2O3 gives Al2O3 plus 2Cr प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cr, है ना। यहाँ पे नोट करके लिखिए, हेयर Al एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, हेयर Al एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, हेयर Al एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, Al एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड है रिएक्शन विद N2, रिएक्शन विद N2 गैस, रिएक्शन विद N2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ M प्लस आपका ये N2 गैस है, हीट करना पड़ेगा हमें हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर आपको बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Mn, ये आपका बन जाएगा। नोट करके लिखेंगे फिर आगे इसमें, लिखिए ओनली B and Al, ओनली B and Al only B and Al form nitride due to high lattice energy of Bn Aln,
ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी ऑफ BnAlN. रिएक्शन विद X2, रिएक्शन विद X2. तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ M प्लस 3 टाइम्स ऑफ X2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ M X3. X आपका यहाँ पर हो सकता है F, Cl, Br. ठीक है, और M यहाँ पर आपका यहाँ पर ये यहाँ पर उसका नहीं लिखा हुआ, M आपका यहाँ पर ये BlIn ये आपका आएगा, है ना. नेक्स्ट आपका है 2 टाइम्स ऑफ M प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ I2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ M I3. इसमें लिखिए, इसमें जो ट्राईहेलाइड है वो आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम बनाएंगे. अगर Tl बनाना है तो TlX मतलब TlX टाइप का बनेगा, है ना. और आयोडाइड वाले में लिखिए 2M प्लस 3I2 से 2M I3. हाँ रुको तो सही, अब इसके आगे कहानी पहले तो सुनो. यहाँ पे लिखिए इसमें ओनली Al, Ga एंड In फॉर्म आयोडाइड. ओनली Al, Ga, In फॉर्म आयोडाइड. अब इसी में 2 पॉइंट नोट करके 2 पॉइंट लिखने हैं. नोट करके 2 पॉइंट. B ने क्यों Bi3 नहीं बनाया, है ना. डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करने पर, डायरेक्ट X2 के साथ रिएक्शन करने पर नहीं बनाया, है ना. क्योंकि वो ये है, वो साइज उसका छोटा B और उसके साथ बड़े I, है ना. ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ B, इसमें लाइन छोड़ दीजिए एक, मैं इसमें वो सोचूंगा, है ना. और नेक्स्ट लिखिए TL फॉर्म TL भी आपका TlI3 बनाता है, लेकिन ये आपका एक्चुअली में TL प्लस और ये आपका I3 माइनस ये है. ठीक है, जो TlI3 है, TL भी I3 बनाता है, लेकिन ये TL प्लस और I3 माइनस है. ये TL3 प्लस और 3 टाइम्स ऑफ I माइनस नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद NaOH. रिएक्शन विद NaOH के साथ रिएक्शन. यहाँ पर देखिए M प्लस आपका NaOH प्लस आपका ये H2O गिव्स NaMO2 प्लस H2 गैस. M, Al and Ga ओनली. यहाँ पर आपका Al फॉर्म मेटा एल्यूमिनेट. तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए 2 टाइम्स ऑफ Al प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O, 2 टाइम्स ऑफ NaAlOH4 और इसी को बोल देते हैं 2 टाइम्स ऑफ NaAlO2 डॉट 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस H2 गैस.
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको बोला जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। Reaction with HCl. Reaction with HCl. रिएक्शन विद HCl। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ M प्लस आपका 6 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स 2 टाइम्स ऑफ MCl3 प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस। देखा? ये बताइए, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ हो यू इनिशियली हैव, ये लिखना नहीं है, यू इनिशियली हैव, मान लो इसके 5 मोल हैं, इसके पास आपके पास 10 मोल हैं। अगर आफ्टर रिएक्शन 5 - 1 है तो यहाँ पर 10 में से कितना जाएगा? सॉरी आप एयर और गैलियम और एयर मेटा एलिमेंट बनाता है, तो सिर्फ गैलियम ही वो बनाता है? नहीं, तो ये समझ नहीं आया सर, क्योंकि दोनों ही इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कुछ अलग बनाता है। जो एल्यूमिनेट है वो एक फैमिली है अलग। तो गैलियम भी ऐसा नहीं, गैलियम बस मतलब NaGO2 बस इतना लिखेंगे, उसकी अलग से कोई मेटा एल्यूमिनेट टाइप की कोई फैमिली नहीं है, वो एक अलग चीज़ है और मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा है ना। जो मेटा एल्यूमिनेट्स हैं वो एक फैमिली है, कंपाउंड्स ऑफ फैमिली है वो आप बात उसमें ज़्यादा नहीं जाइए। ये बताइए यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 10 में से कितना जाएगा? 2 में से 6 जा रहा है, तो 1 में से 3 जा रहा है। तुम बताओ कितना जाएगा? 5 - 1 है तो 10 माइनस कितना है? 1/3। मतलब बहुत सीरियस इशू है, देखो ये मतलब 3 जाएगा वहाँ पे। अब तुम 2 लोगों में भी दोनों के जवाब 3 नहीं आए, एक का जवाब 1/3 भी आ रहा है। और इसे मुझे पढ़ाना है आज 11th में, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वे करेंगे 5 - 1 है तो 10 - 1 है, ऐसा करते हैं वे। ये रिएक्शन दिख रही है तुम्हें? ये 5 - 1 है तो 10 - 1 लिखेंगे वे। अब मैं बताऊंगा कि ये देखो 2 है तो ये 6 है, ये 3 गुना है, तो 5 में से 1 जा रहा है तो फिर वहाँ से 10 में से 3 जाने चाहिए, ये बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। ये चीज़ तो मैंने बहुत सारे बच्चों में देखी है, ये सब गड़बड़ करते हुए, मतलब कि पूरा 11th चला जाएगा, पूरा 12th चला जाएगा और ये चीज़ नहीं पकड़ पाते। तो तुम बताओ ऐसा कैसे पकड़वाएं?
ये एक बहुत मोल कॉन्सेप्ट का सबसे कॉमन इशू है ये। सर मतलब लेकिन बेफिजूल का इशू नहीं है। हाँ बिल्कुल बेफिजूल का इशू है। मैं जब पढ़ता था मुझे इस चीज़ में कभी कुछ परेशानी हुई ही नहीं, भाई ये इससे 3 गुना ये इससे 3 गुना जाएगा, बेफिजूल का है ये, कतई बेफिजूल का है ये। इसमें कुछ लॉजिक है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसमें फंसने वाली चीज़ है। लेकिन फिर भी 10 में से 8 बच्चे इस पे स्ट्रगल करते दिखेंगे पूरी मोल कॉन्सेप्ट में। वो बताते तो बच्चों को ब्रेड बटर वाला। मैंने आज सुबह बैठ के खाने रेसिपी पे बेस्ड 7-8 रिएक्शन बनाई हैं। रिएक्शन बनाई मैंने यहाँ पे कि 1 पनीर स्लाइस प्लस 2 ऑनियन गिव्स पनीर टिक्का, ऐसे कर करके मैंने जो है 2 3 इंग्रेडिएंट की ऐसे रिएक्शंस बनाई हैं, है ना। 6 लेमन प्लस 6 ग्लास वाटर गिव्स 1 लेमोनेड प्लस 6 मतलब कि चुसे हुए नींबू, ऐसे करके ये बनाई है। उसी के रिएक्शन पैरेलल में फिर मैंने केमिकल रिएक्शन बनाई है, 6 CO2 प्लस 6 H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ O2, ये बनाई है पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल में स्टोइकियोमेट्री को मैच करते हुए। अब मैं पहला पर्चा दूंगा उसका रेसिपी का, वो तो वो सही कर देंगे। जैसे ही केमिकल रिएक्शन का अगला पर्चा दूंगा वो गलत करेंगे। अब मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि इसको और कैसे इससे बेटर और क्या किया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ में स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। 10 में से 8 वाला पूरा मोल खत्म हो जाएगा, वे मोल खत्म होने के बाद अगली क्लास में फिर इसी चीज़ पर गड़बड़ करते हुए नजर आएंगे। पिछले 15-16 साल में मुझे तो इसका कुछ और बहुत आसान से मैंने समझाया कि भाई इससे इतना जाता है तो इससे इतना जाएगा। वो ब्रेड बटर कार का एग्जाम्पल के एक वन इंजन प्लस के 4 व्हील प्लस समथिंग बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ही आप एग्जाम्पल दोगे सही आंसर देंगे, जैसे ही केमिकल रिएक्शन पाओगे गलत आंसर देने लगेंगे। मतलब वे कोरिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ जैसे ये बता देना चाहिए ना कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है। अच्छा वो मैं नहीं बताऊंगा कि भाई रिएक्शन एक के साथ इतना जुड़ के चलती है। सर मैं सोच नहीं पा रहा ना कि सर मतलब वो ये 2 to the 4 का कोई एक कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकता है। वह बता सकता है कि 2 to the 4 का मतलब है कि हमने 2 चीजें 2 बार ले ली। हाँ यही है, इसके अलावा सर कोई नहीं है, इससे फंडामेंटल कुछ है ही नहीं। और वही तो ये फंडामेंटल की लिमिट पे ही है हम। सर आप बुक पढ़ो, एक ने ना कि 1 + 1 2 होता है, उसके ऊपर 300 पन्ने की बुक बना रखी है। अच्छा तो उसने इतने सारे प्रूफ दिए हैं, ये एक ही चीज पर लिखे चले जा रही है, प्रूफ दिए होंगे उसने। 2 + 2 4 होता है, उसको एक बुक है। हाँ तो उसने 50 प्रूफ दिए होंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। चलिए वो भी पढ़ेंगे, क्या पता वहां से कुछ निकल आए। चलिए तो आज ये समझाना है कि भाई 5 में से 1 जाएगा तो 10 में से 1 नहीं जाएगा, 3 जाएगा। वैसे तो आपको बताओगे कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये है कि भाई अगर मैं 2 इसके लेता हूँ तो मुझे इसके 6 की जरूरत है। वो तो सब बताते ही हैं। 3 2 ये और 3 ही बना सकते हैं। यहाँ से तो चलता है ही है। तो अगर मैं 2 का आधा ले रहा हूँ तो इसका भी तो फिर मैं आधा लूंगा ना, ताकि नहीं वे पता क्या क्या करते हैं, कई बार तो जो यहाँ पे लिखा वो रख देंगे यहाँ पे कि 10 - 6 के यहाँ पे सर 6 तो लिखा था, कई बार जितना यहाँ ये लिख देंगे, और कई बार वे इसमें कुछ गुणा भाग करने की कोशिश करेंगे तो गलत लिख देंगे। ये 3-4 केसेस हैं जो गलत करते हैं। जैसे तुम इसने 1/3 किया, ये 3-4 पॉसिबल कोज हैं। जो बच्चा इतना समझ में आए भाई 2 के साथ 6, जो रिएक्शन को पढ़ना समझ जाए कि भाई रिएक्शन पढ़नी है, पहले रिएक्शन से मैं पता चलेगा कितने के साथ कितना है, वो इसका सही जवाब देता है। और जो देखता है ना कुछ हो 5 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया, और ये 1 लिख दिया 1 लिख दिया, और क्या कैसे कोई जब सीखने वाली चीज वो है जो आपने उस दिन बताया था कि उसको क्या कहते हैं, उसे लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे बताया है, वो बढ़िया। वो सीखने वाली है कि आप उससे डिवाइड करो, स्टोइकियोमेट्री से जो कम है वो लिमिटिंग एजेंट आएगा। उसे भी नहीं करते, बहुत मतलब मोल कॉन्सेप्ट बहुत आसान चैप्टर है लेकिन वही सबसे मुश्किल लगता है। सर आपसे पता लगा था, मुझे मैं तो वैसे करता था, वो 1 से इतना तो इससे कितना, तो 2 में तो काम कर जाएगा, 3 हो अगर तो फंस जाओगे, 4 हो तो कतई फंस जाओगे, मर जाएंगे। 4 हो तो तुम कर निकल ही नहीं पाओ उससे। लिखिए इसमें ऑल रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, गिवन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो रेशो कम आएगा वो ज्यादा तेजी से कंज्यूम हो रहा है। इसमें लिखिए ऑल रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड। नेक्स्ट लिखिए Al become passive
Al become passive with concentrate HNO3. Al become passive with concentrate HNO3 because concentrate HNO3 acts as an oxidizing agent. Because concentrate HNO3 acts as an oxidizing agent and produces a protective layer of concentrated HNO3 act as an oxidizing agent, comma, and produces a protective layer of Al2O3 on the surface of Al, which stops the further reaction. जो कि फर्दर होने वाली रिएक्शंस को रोक लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद NH3 के साथ, है ना। तो लिखिए 2 times of M plus 6 NH3 gas gives 2 times of M NH2 thrice प्लस आपका 3 times of H2 गैस। हो गया। इसमें लिखिए all forms amide except boron, all forms amide except boron, full stop। बोरोन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता इसके साथ, हाँ, लेकिन अगर अमोनिया के साथ आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हो तो बोरोन नाइट्राइड जरूर बना लेगा। तो लिखिए बोरोन फॉर्म नाइट्राइड विद NH3 एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन लिखिए 2B plus 2 NH3, 2B plus 2 times of NH3 gives 2BN plus 3 times of H2। चलिए आगे बोरोन का एक्सट्रैक्शन देखेंगे। एक्सट्रैक्शन TRAC एक्सट्रैक्शन। तो लिखिए इसमें बोरोन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोरेक्स और कोलेमेनाइट मिनरल। Boron is extracted from borax, Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स ब्रैकेट में लिखिए Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स है ये, हैं Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स ब्रैकेट में क्लोज करो, है ना। और कोलेमेनाइट मिनरल्स COLEMANITE कोलेमेनाइट मिनरल्स ब्रैकेट में लिखिए CA3B6O11 फुल स्टॉप, CA3B6O11 कोलेमेनाइट मिनरल। नेक्स्ट टाइम लिखिए द एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स 2 steps।
तो लिखिए प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 from one of the minerals, इन दोनों में से किसी एक मिनरल से पहले B2O3 बनाते हैं, और सेकंड है रिडक्शन ऑफ B2O3, रिडक्शन ऑफ B2O3। तो स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ B2O3 फ्रॉम बोरेक्स हम करने जा रहे हैं, बोरेक्स से हम B2O3 बनाएंगे। देखिए इसमें बोरेक्स, द पाउडर्ड बोरेक्स इज हीटेड विद कंसंट्रेट HCl, द बोरेक्स पाउडर is heated with concentrated HCl or concentrated H2S4, after reaction or concentrated HCl or concentrated H2S4, after reaction orthoboric acid H3BO3 separates out। तो देखिए Na2B4O7 प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NaCl प्लस आपका H2B4O7 यहाँ पे आप और H2SO4 भी आप ले सकते थे, बस सोल्ट आपका NaCl के बजाय Na2SO4 बन जाएगा, और H2SO4। अब ये जो आपका बना है H2B4O7, इसका नाम होता है टेट्राबोरिक एसिड। हम इसकी वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है 5 टाइम्स ऑफ H2O, तो आपको मिलता है 4 टाइम्स ऑफ H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड आपको मिल जाता है। देखिए so लिखिए आगे, ऑर्थोबोरिक एसिड इज नाउ स्ट्रांगली हीटेड, वरी में लिखो नहीं, इसी के अंदर अभी B2O3 का बना। लिखिए ऑर्थोबोरिक एसिड इज नाउ स्ट्रांगली हीटेड टू गेट B2O3। तो रिएक्शन लिखिए 2 टाइम्स ऑफ H3BO3 गिव्स, मतलब एरो के ऊपर हिट का साइन, B2O3 प्लस 3H2O, स्टेप 2 रिडक्शन ऑफ B2O3। इसका अब हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है।
तो लिखिए इसमें और हर एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन, हर एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन है। नहीं, एल्यूमिनियम का तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो मेटलर्जी में पढ़ चुके हैं। गैलियम पैलियम इन सब का नहीं पढ़ेंगे, केवल बोरोन का पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम का मेटलर्जी में हो चुका है। द रिडक्शन ऑफ बोरोन बोरिक एनहाइड्राइड द रिडक्शन ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड कैन बी डन विद सोडियम कॉमा पोटेशियम और मैग्नीशियम ठीक है। इन तीन में से किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो B2O3 प्लस आपका 6 टाइम्स ऑफ Na और गिव्स आपको 2 टाइम्स ऑफ B प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ Na2O। B2O3 प्लस आपका 6 टाइम्स ऑफ K गिव्स 2 टाइम्स ऑफ B प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ K2O। B2O3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Mg गिव्स 2 टाइम्स ऑफ B प्लस 3 टाइम्स ऑफ MgO। अभी 1-2 साल पहले ही इस रिएक्शन पे बेस्ड कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, ये कहीं रिएक्शन के क्वेश्चन के बीच में यूज हो रहा था। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। बोरोन फैमिली हैं? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी बोरोन की बात कर रहे चल रही भाई, बोरोन फैमिली नहीं। केमिकल रिएक्शन ऑफ बोरोन, केवल बोरोन। पहला लिखिए, एक्शन ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। एक्शन ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। जब हम इसे हीट करते हैं एयर में या O2 के प्रेजेंस में, तो एयर में 2 चीज़ें हैं, O2 और N2, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है और मिक्सचर ऑफ B2O3 और Bn बनाता है। तो लिखिए, व्हेन हीटेड इन एयर और ऑक्सीजन at 700 to 800 degree centigrade, 700 to 800 degree centigrade, comma, it burns with reddish flame, comma, forming a mixture of oxide and nitride, रिएक्शन लिखिए, 4 टाइम्स ऑफ B प्लस 3O2, 4 टाइम्स ऑफ B प्लस 3O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ B2O3, 2 टाइम्स ऑफ B2O3। नेक्स्ट लिखिए, 2 टाइम्स ऑफ B प्लस N2, 2 टाइम्स ऑफ B प्लस N2 गिव्स 2Bn। नेक्स्ट लिखिए, एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ H2O है ना, एक्शन ऑफ वाटर H2O। तो इसमें वो बोलता है कि बोरोन डायरेक्ट तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर उसके ऊपर रेड हॉट है ना, रेड हॉट बोरोन के ऊपर अगर H2O पास की जाती है तो यहाँ पर आपका B2O3 बनता है, H2 गैस रिलीज होती है। तो लिखिए, बोरोन इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, बोरोन इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, कॉमा, however when steam is passed, red hot
steam is passed over red hot boron, comma, hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. Action of acids. Action of acids. तो यहाँ पे वो कहता है कि जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग टाइप के एसिड हैं जैसे HCl, HBr, HI, ये सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हैं, है ना। इनके साथ तो बोरॉन कुछ नहीं करता, देखो इसमें अलार्म लगा हुआ है, वो हट नहीं रहा। लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के एसिड हैं जैसे कि कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट HNO3, वे इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो लिखिए बोरॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय, बोरॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय, नहीं 1240 का। वैसे ही मैं सेल डलवा के लाया था, कुछ मैंने किया, अब वो समझ में नहीं आ रहा, फिर वो इसकी वो बुकलेट से देखनी पड़ेगी। जो भी ये ओवर फीचर वाली घड़ियाँ होती हैं उसके 90% जो फीचर्स हैं वे अनयूटिलाइज ही रहते हैं, केवल समय देखने का ही काम होता है इसमें। हाँ, मतलब कि मैंने ये जाना कि एक्स्ट्रा जो फालतू इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब आपको देख के नहीं लगता कि आप महंगी घड़ियों का शौक रखते हो? मतलब एक टाइम पे था, फिर उसके बाद वो समझ में आ गया कि कुछ नहीं होता इनसे। ये 15,000 रुपये घड़ी थी, ये महंगाई होने का कोई मतलब ही नहीं दुनिया में। नहीं, महंगी घड़ी से ये पता चलता है कि समय कैसा चल रहा है। वही जो वो है, समय तो सब सेम ही है, लेकिन समय चल कैसा रहा है ये पता चलता है बस। मेरी तो 130 की है, सेम दिखा। इसमें मिनट, घंटे, मिनट, सेकंड, ये तो सब में होता ही है। फिर इसमें डेट, इसमें दिन, इसमें आप अलार्म लगा सकते हो, ये स्टॉप वॉच का काम कर सकती है, वर्ल्ड क्लॉक इसमें है, इसमें टैकोमीटर है, और इसमें जो टाइमर है, मतलब आप सेकंड टिक जैसे टाइमर नहीं क्लिक को करते, दौड़ हो रही है तो वो सब काउंट कर सकते हो। इसमें टैकोमीटर, कुछ और भी है। ये डायल पे जो है, ये डायल पे इसके जो है 25-30 शहर के नाम है, आप उनके समय किसी भी टाइम पे देख सकते हो, अब उस देश में क्या समय है ये सब है, पर मैंने देखे नहीं कभी ऐसे, कोई यूज नहीं है मतलब उनका। 90% फीचर ऐसे ही पड़े रहते हैं बस, है ना। आप यहाँ बैठ के टोक्यो का टाइम, मैं क्या करूँगा, टोक्यो में क्या हो रहा है ना, फालतू बातें हैं ये। हर जगह, बहुत जगह आ जाएगा। जैसे एक घड़ी, एक वो सर थे वहाँ पे, उनके पास घड़ी थी, उसमें सेल नहीं डलता था कभी भी, डिजिटल थी लेकिन सेल की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसमें एक सेल पड़ा था और यहाँ पे छोटा सा सोलर था, वो सेल उसी से चार्ज, दिन की रोशनी में उसी से चार्ज होता रहता था, पूरी ज़िंदगी भर ऐसी चलती थी वो, तो कभी सेल की जरूरत नहीं थी। फिर वही उसकी वजह से वो 30-40 हज़ार रुपये घड़ी थी। मगर सेल तो भाई 1 साल में 2 साल में एक बार पड़ जाएगा, 30-40 हज़ार तो बहुत ज़्यादा पैसा दे दी होगी, होने होगी। अब उसमें कभी सेल नहीं पड़ता था, लेकिन उसी के वजह से वो 30-40 हज़ार रुपये की थी। बहुत सारी एक्स्ट्रा वो चीज़ें आदमी खरीदता है, कोई जरूरत नहीं होती। नहीं 20 का तो नहीं, 200 रुपये का सेल मिलता है, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो। तो लिखिए बोरोन इज, लिखा वो बोरोन इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, बोरोन इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक HCl, HBr एटसेट्रा। ये केवल एसिड हैं, है ना। लेकिन आप जब H2SO4 की बात करो तो डाइल्यूट H2SO4 एसिड है, लेकिन कंसंट्रेट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है चीज़ों को। लिखिए आगे, हावेवर कॉमा इज अटैक्ड बाय, हावेवर कॉमा इज अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक कंसंट्रेट H2SO4, like concentrate H2SO4 and concentrate HNO3। सर HNO3 डाइल्यूट भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है।
नहीं, डाइल्यूट फॉर्म में केवल एसिड का काम करते, कंसंट्रेट में ही काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग का। कंसंट्रेट ये आपका 2 टाइम्स ऑफ H3 BO3 प्लस, हाँ नॉन ऑक्सीडाइजिंग ही रहेगा वो। डाइल्यूट में कभी भी इनको आपने नहीं देखा होगा। कंसंट्रेट है ये, इसको इसके सामने लिखिएगा, ये थोड़ी जगह वापस से नहीं रही, सामने लिखना है आप कंसंट्रेट ऐसे। ये आपका H3BO3 प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ NO2। एक्शन ऑफ एल्कलीज, उसमें आगे आपने बोला था लाइक कंसंट्रेटेड एस्टर्स बोरिंग कंसंट्रेटेड एस्टर, फुल स्टॉप है। तो ये बोरिक एसिड बनता है ना एस्टर, बोरिक एसिड। ये भी हटाया जाए। देखिए, अगर आप एक्वस मीडियम में कुछ करना चाहते हैं, B + NaOH एक्वस NaOH है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसे फ्यूज करते हैं, फ्यूज का मतलब आपने बोरॉन मेटल ली और ये आपने NaOH लिया और उसके साथ फ्यूज कर रहे हैं। फ्यूज मतलब हाई टेम्परेचर पर आपने इसे मेल्ट ही कर दिया तो रिएक्शन हो जाती है। तो ये बनाते हैं 2 टाइम्स ऑफ Na3BO3 प्लस आपका 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस। एक्शन ऑफ मेटल, combine with strongly electropositive metal, Mg प्लस आपका 2B Mg3B2। नहीं, वही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रिड्यूसिंग नेचर, थ्री टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 4B gives सर फ्यूज्ड NaOH या फिर कुछ और मतलब है फ्यूज का मतलब है बोरोन के साथ अगर आपने एक्वस NaOH डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं है। NaOH के क्रिस्टल होते हैं ना, सॉलिड NaOH के क्रिस्टल और बोरोन, उनको मिलाइए, क्रूसिबल में डालिए, आप हीट करिए, तभी कुछ होता हुआ दिखेगा। ये है इसका मतलब। प्लस पहले फ्यूज कर दो और फिर वो डाल दो। तो बात तो वही है, इसमें कितना क्या अंतर कैसे हो गया? नहीं, कोई अंतर नहीं है, सब मिल ही रहे हैं। चलिए कल पढ़ेंगे।